हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का। अब तक जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं तो किसी भी एग्जाम के सिलेबस में स्पेशली ये टॉपिक आपका डिक्टेड नहीं था। दूसरा, ये टॉपिक साइंस और ज्योग्राफी की बाउंड्री है, यानी ज्योग्राफी के जो टीचर्स होते हैं वो भी इसे पढ़ा देते हैं, जीके के टीचर्स होते हैं वो भी इसे पढ़ा देते हैं, और साइंस में भी हम लोग इसे इंक्लूड करते हैं। अक्सर अगर बोला जाए तो टॉपिक जो है हमारा सौरमंडल है, सोलर फैमिली है। और सौरमंडल के बारे में जब हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम लोग सौरमंडल में हम सूर्य के बारे में, सूर्य के आसपास जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनके बारे में, और सौरमंडल में सोलर फैमिली में जो खगोलीय पिंड आते हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उन सब को हम लोग किस में पढ़ते हैं? सौरमंडल में पढ़ते हैं। सौरमंडल जीके के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ करंट में, यानी कि जब आप समसामयिकी पढ़ेंगे तो यहां पर आपको सौरमंडल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। कौन सा सैटेलाइट हमने छोड़ा है, कौन सा मिशन हम लोगों ने किस ग्रह के लिए, किस प्लेनेट के लिए लॉन्च किया है। जैसे हम लोगों ने मंगल के लिए मंगलयान MOM मास ऑर्बिटल मिशन हमने लॉन्च किया था। चंद्रमा के लिए चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दो हम लोग भेज चुके हैं। सूर्य के लिए आदित्य L1 मिशन हमारा जो है पेंडिंग है। ठीक है, एक मिशन गगनयान भी हम लोग प्लान कर रहे हैं दोस्तों, अंतरिक्ष में मानव भेजने की। भारत खुद के लेवल पर अंतरिक्ष में मानव भेजने की प्लानिंग कर रहा है गगनयान के थ्रू। तो ऐसे बहुत सारे मिशन, बहुत सारी परियोजनाएं और बहुत सारे उपग्रहों के बारे में आप लोगों को जानकारी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर मिलती है। तो यानी कि सौरमंडल अपने आप में स्पेस टेक्नोलॉजी का बेसिक है। तो रीट जो आपके एग्जाम है इसके अंदर सौरमंडल को स्पेशली जोड़ा हुआ है। स्पेस टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में नहीं है। टेक्नोलॉजी राजस्थान SI RAS जैसी एग्जाम्स में राजस्थान में पूछी जाती है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो हम देख रहे हैं वो है सौरमंडल, सोलर फैमिली। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सौरमंडल होता क्या है, सौरमंडल में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सौरमंडल के दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, सौरमंडल को आप कह सकते हैं सोलर फैमिली, या इसी को सोलर सिस्टम, सौर तंत्र भी कहते हैं, सोलर सिस्टम, या क्या कहते हैं, सोलर फैमिली कहते हैं। बहुत शांति से पढ़ेंगे, बातचीत बिल्कुल भी नहीं होगी, पूरी कंटेंट बेस्ड बातचीत रहेगी। दोस्तों एक चीज आपको बता देता हूं कि रीट के कोर्स में स्पेशली ये टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है, उसी पर ओरिएंटेड हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सौरमंडल के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं? सौरमंडल के हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले सूर्य। सूर्य के बाद हम लोग कितने ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं? 8 ग्रह। ठीक है, प्लेनेट। ठीक है, 8 ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और 8 ग्रहों के बाद हम लोग जो अन्य खगोलीय पिंड हैं, अन्य जो एस्ट्रोनॉमिकल जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, खगोलीय पिंडों में आपके क्षुद्र ग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इनके अंदर उल्का पिंड आते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, इनको बाद में स्टडी करना है। पहले हम लोग जो है वो सोलर फैमिली को, सौरमंडल, सूर्य और 8 ग्रहों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि सौरमंडल के अंदर, सौर परिवार के अंदर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, और साथ ही साथ जो खगोलीय पिंड हैं जिनके अंदर हम लोग बात करते हैं उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स वगैरह, इनकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, सूर्य जो है ये सौरमंडल परिवार का मुखिया है। और सूर्य क्या है दोस्तों? एक तारा है। सूर्य एक स्टार है। तो इसकी बात हम लोग करेंगे कि तारा क्या होता है और ग्रह क्या होते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं सौरमंडल, सोलर फैमिली। सोलर फैमिली में हम लोगों को सूर्य को पढ़ना है सबसे पहले। सूर्य के बाद हम लोगों को 8 ग्रहों के बारे में स्टडी करनी है। उसके बाद जो अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, और भी तारे क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें जानकारी आगे चलकर प्राप्त करनी है। ठीक है, तो आई होप सो आपको बेसिक जो भूमिका है टॉपिक की समझ में आ गई होगी कि ये टॉपिक आपको किन चीजों के बारे में जानकारी देने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, ओके, बात समझ में आ गई यहां तक? ओके, अब आगे बात करने वाले हैं दोस्तों हम लोग। चलिए दोस्तों, है ना, हम लोग बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले, जब आप सौरमंडल की बात करते हैं, सौरमंडल छोड़िए, है ना दोस्तों, हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ते हैं दोस्तों। रात्रि में आकाश में देखने पर, रात्रि में आकाश में देखने पर, रात्रि में आकाश में
देखने पर, रात्रि में आकाश में देखने पर जो पिंड चमकते हुए दिखाई देते हैं, जो पिंड चमकते हुए दिखाई देते हैं, जो पिंड चमकते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि भाई जब हम लोग रात्रि में छत पर सोते हैं और जब हम लोग रात में देखते हैं तो जो पिंड हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं, उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों खगोलीय पिंड आपको जनरली दो टाइप के देखने को मिलेंगे। खगोलीय पिंडों में आप दो तरीके के पिंड पढ़ेंगे दोस्तों। एक वो जो आपके गर्म होते हैं, जिनका तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है, जिनकी जो ऊष्मा, जो गर्म होते हैं, जो साइज में बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, हॉट होते हैं, टेम्परेचर इनका ज्यादा होता है और ऊष्मा व प्रकाश का क्या करते हैं? ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ऊष्मा और प्रकाश का क्या करते हैं? इमिशन करते हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनको तारे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तारे, स्टार। ठीक है, याद रखिएगा क्या पढ़ेंगे हम लोग? जो अपने प्रकाश से चमकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। और दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें जैसा ग्रह जो होते हैं ये क्या करते हैं? तारों के चक्कर लगाते हैं। तारों के क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। और ये खुद के प्रकाश से नहीं चमकते, ये स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते, स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते। ये किसके प्रकाश से चमकते हैं? स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते, तारों के प्रकाश से चमकते हैं जनरली, है ना। लेकिन कुछ ग्रह भी अपने आप में चमकीले होते हैं। ओके, कुछ ग्रह भी हो सकते हैं लेकिन उनके वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसेस पाई जाती है जिनके कारण ऐसा होता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो याद रखिएगा खगोलीय पिंडों में हम दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो खगोलीय पिंडों में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत गर्म होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, ऊष्मा और प्रकाश के बने होते हैं दोस्तों। ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जन करते हैं और इन पर क्या पाई जाती है? गैसें पाई जाती है। इन सबको हम क्या कहते हैं दोस्तों? तारे कहते हैं। और सूर्य भी क्या है दोस्तों? हमारा एक तारा है, ठीक है। जो दूसरों के प्रकाश से जो ऑब्जेक्ट चमकते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ग्रह जो होते हैं जनरली तारों के क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। बोलो बात समझ में आ गई यहां पर? चलिए दोस्तों, जब हम रात को देखते हैं तो हमें विभिन्न आकृतियां दिखाई देती है, विविध आकृतियां। और विविध आकृतियां जो दिखाई देती है हमें, जो वेरियस शेप जो दिखाई देती हैं, विभिन्न आकृतियां जो दिखाई देती हैं उन्हें हम नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। नक्षत्र मंडल क्या बोलते हैं दोस्तों? नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। और नक्षत्र मंडल में एक फेमस नाम आपको देखने को मिलेगा, सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल, ये सप्तऋषि मंडल दोस्तों 7 तारों का समूह है। बड़े बुजुर्गों से हम लोग बोलते हैं भाई सप्तऋषि दिखाइए, तो ये 7 जो है वो किनका समूह है? 7 तारों का समूह है। और सप्तऋषि मंडल जिस नक्षत्र मंडल का हिस्सा है उसको अर्सा मेजर या बिग बियर कहते हैं। अर्सा मेजर या क्या बोलते हैं? बिग बियर। अर्सा मेजर या किसके नाम से जाना जाता है? बिग बियर के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं पूरी, बिल्कुल एनसीईआरटी। तो दोबारा समझिएगा कि भाई जब हम रात्रि को आसमान में देखते हैं तो सूर्य, चंद्रमा और बहुत सारी आकृतियां चमकती हुई दिखाई देती हैं। उनको हम सबको क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। जो खगोलीय पिंड होते हैं उनमें से जो गर्म होते हैं, जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जो गैस के बने हुए हैं, जो ऊष्मा और प्रकाश रिलीज करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? तारे। और तारे अलग अलग आकृतियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सप्तऋषि मंडल जो होता है वो भी आपके 7 तारों का बना हुआ एक क्या है? एक ग्रुप है। और जिसको किस नक्षत्र मंडल में रखा गया है उसको अर्सा मेजर यानी कि बिग बियर नक्षत्र मंडल के अंदर रखा गया है, ठीक है। खास बात दोस्तों ये है, जब आप सप्तऋषि मंडल को पढ़ेंगे तो सप्तऋषि मंडल में आप कुछ इस तरीके से देखेंगे। सप्तऋषि मंडल कुछ इस तरह से होता है, देखिए, क्लियर। अब इनको 7 को मिलाइएगा, ऐसे 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 ऐसे, क्लियर। अब ये सप्तऋषि मंडल को ऐसे मिलाया आपने, ऊपर से मिलाइए। ऊपर से मिलाकर जब आप सप्तऋषि मंडल की लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर आपको उत्तर दिशा में एक तारा देखने को मिलेगा दोस्तों। उत्तर दिशा में इसको ध्रुव तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। क्या बोला जाता है इसको?
ध्रुव तारा। तो ये याद रखिएगा, ध्रुव तारा जो होता है ये उत्तर दिशा में दिखता है आपको, ठीक है। और ध्रुव तारे की पहचान क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि अगर सप्तऋषि मंडल को, अगर आपका जो सप्तऋषि मंडल है इसको आगे बढ़ाते चले जाएं, क्लियर, सप्तऋषि मंडल को आगे यूं बढ़ाते चले जाएं, तो दोस्तों आपको जो तारा देखने को मिलेगा आगे चल के, यूं आंखों से देखोगे इसको बढ़ाकर, तो आगे जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा तारा होगा बताइए, ध्रुव तारा होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर। चलिए, ये जो क्लास हम पढ़ रहे हैं ये स्पेशली फॉर रीट 3rd ग्रेड, और ये जो है ये आपके रीट लेवल 2 के सिलेबस में भी है। रीट लेवल 2 में सौर मंडल आपके अलग से जुड़ा हुआ है, तो हम रीट लेवल 2 की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी यहां तक। चलिए ओके, अब आगे बात करते हैं। चलिए अब दोस्तों समझते हैं, ग्रह की बात समझते हैं, और ग्रह क्या होते हैं एक एक चीज को समझते हैं। ग्रहों को बोला जाता है दोस्तों प्लेनेट। प्लेनेट शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटल शब्द से बना है, प्लेनेटल, और प्लेनेटल का मतलब होता है परिभ्रमक, और परिभ्रमक का मतलब होता है चारों तरफ चक्कर लगाने वाले, चारों तरफ चक्कर लगाने वाले, चारों तरफ चक्कर लगाने वाले, क्लियर, जो चारों तरफ क्या करें, रिवॉल्व करें, ठीक है। दूसरी बात, प्लेनेट जो होते हैं ये किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तारों या स्टार्स के क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, क्लियर, चक्कर लगाते हैं। और तारों के प्रकाश से ही क्या होते हैं, ये तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं, तारों के प्रकाश से चमकते हैं, स्वयं का प्रकाश जनरली इनके पास नहीं होता, क्लियर। अब जब आप सूर्य की बात करेंगे दोस्तों, सूर्य, तो अब मैं आपको एक एक के बारे में बताता हूं। सूर्य के बाद आज सौरमंडल में सूर्य के बाद कितने तारे हैं बताइए, सूर्य के बाद कितने ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, 8 ग्रह आप पढ़ते हैं, पहले 9 थे लेकिन एक को लिस्ट से हटा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इनका जो पथ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, दीर्घवृत्ताकार। कैसा पथ होता है इनका, दीर्घवृत्ताकार पथ होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सर्कुलर पाथ होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर को बोला जाता है दीर्घ वृत्ताकार पथ, क्लियर। तो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य को केंद्र मानते हैं, सूर्य को फोकस मानते हैं, और उसके चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या लगाते हैं दोस्तों, चक्कर लगाते हैं। अब बात की जाती है इनके नाम की, तो सूर्य के सबसे नजदीक जो है दोस्तों वो बुध है, मरकरी है, सूर्य के सबसे नजदीक, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है वीनस, वीनस को बोलते हैं शुक्र, ठीक है। उसके बाद आती है पृथ्वी, ये क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अर्थ, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो आता है वो आपका आता है मार्स, मार्स को बोला जाता है मंगल, क्या बोलते हैं दोस्तों, मंगल बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। मंगल के बाद आप देखेंगे, मंगल हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे बृहस्पति, बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर, ठीक है। उसके बाद हो गया शनि, शनि को बोलते हैं सैटर्न। उसके बाद आपका अरुण, अरुण को बोला जाता यूरेनस, और उसके बाद है वरुण जिसको आप कहते हैं नेपच्यून, ठीक है। तो ये क्रम बहुत बार पूछा जाता है, इसकी एक आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं मैं, तो सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा प्यार से कि सूर्य से नजदीकी के आधार पर, अच्छा, जो जितना ज्यादा नजदीक होगा उसका आवर्त काल उतना ही क्या रहेगा, आवर्त काल कम रहेगा। आवर्त काल कम रहने का मतलब है जो बुध है वो आपका 88 दिन के अंदर, 88 डे के अंदर अपना क्या लगा देता है, चक्कर लगा देता है। जबकि दोस्तों जो आपका नेपच्यून है उसको सूर्य के परिक्रमण करने में 164 साल लगते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा उसका जो आवर्त काल है, उसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, उसका जो परिक्रमण करने का जो समय है वो सबसे कम होगा। और जो जैसे जैसे दूर होता जाएगा, ये दोस्तों हमने केपलर का 3rd लॉ भी पढ़ा है कि आवर्त काल जो होता है ग्रह की सूर्य से दूरी के आवर्त काल का स्क्वायर, आवर्त काल का स्क्वायर जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर सूर्य से ग्रह की दूरी के क्यूब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो आपका टाइम पीरियड भी क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो बेसिक सी बात है, ठीक है। अब खास बात यहां पर क्या,
खास बात हम ये देख रहे हैं इनके बीच में कि दोस्तों ये जो चार आप देख रहे हैं, ये जो चार आप देख रहे हैं, ये क्लियर, ये स्टार्टिंग के जो चार की आप बात कर रहे हैं दोस्तों, इन चारों को हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। ठीक है, ये जो चार आप देख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। ये सूर्य के नजदीक हैं, ठीक है, और सूर्य के नजदीक है, ये किसके बने हुए हैं? चट्टानों के बने हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्टार्टिंग के जो चार आप देख रहे हैं ये आंतरिक ग्रह हैं, और ये आंतरिक ग्रह किसके बने हुए हैं बताइए? ये चट्टानों के बने हुए हैं। ठीक है, और जब आप बात करते हैं दोस्तों बृहस्पति से लेके, ठीक है, जब आप बृहस्पति से लेके शनि, अरुण, वरुण की तरफ चलते हैं तो ये दोस्तों जो चार ग्रह आप देख रहे हो ये आपके बाहरी ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं? बाहरी। और बाहरी ग्रह हैं ये किसके बने हैं? ये गैस या तरल के बने हैं। ये लिक्विड या किसके बने हैं? गैस का इनका ज्यादा भाग पाया जाता है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिएगा कंसेप्ट पूरा। देखिए, ग्रह, ग्रह शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनेटल से आया, जिसका मतलब होता है परिभ्रमक, चारों तरफ चक्कर लगाने वाले। ठीक है, और ग्रह जो होते हैं सूर्य को फोकस मानते हैं और उसके चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, एक्स्ट्रा सर्कुलर पाथ पर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। जब बात की जाती है ग्रह की परिभाषा तो तारों के चक्कर लगाते हैं और तारों के प्रकाश से ही ये क्या होते हैं? चमकते हैं। ठीक है, अब बात की जाती है कि भाई सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं उनका जो ऑर्डर है वो क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बन गया, बुध दोस्तों, मरकरी सूर्य के सबसे नजदीक, और दोस्तों वरुण आपका सबसे दूर है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद बात की जाती है, यानी आप एक नाम और ध्यान रख सकते हैं कि ब से स्टार्ट होने वाले, एक ही वर्ड से स्टार्ट होने वाले, हिंदी में एक ही वर्ड से स्टार्ट होने वाले दो ही ग्रह हैं, एक बुध है और दूसरा क्या है दोस्तों? वरुण है। बाकी ये आपका शुक्र है, ये आपका पृथ्वी है, ये मंगल है, बृहस्पति है, शनि है। तो एक ही शब्द से स्टार्ट होने वाले दो हैं। ठीक है, तो बुध पहला और वरुण लास्ट में होता है। ठीक है, जो सबसे नजदीक होगा उसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, उसका परिक्रमण काल क्या होगा? बहुत कम होगा। तो 88 डे है मात्र बुध का। लेकिन जो जितना ज्यादा दूर होगा वरुण का जो परिक्रमण काल है वो 164 दिन का है। और दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो दोस्तों हैं ये चारों कैसे हैं? ये चारों आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, इंटरनल प्लैनेट्स कहलाते हैं, और ये सब चट्टानों के बने हुए हैं। और इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण की बात करें, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो इसकी बात करेंगे तो ये बाहरी ग्रह हैं जो कि गैस और किसके बने हुए हैं? तरल के बने हुए हैं दोस्तों। तो कमेंट्स पर मैं ध्यान ना के बराबर दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा काम है कंटेंट डिलीवर करना। तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और आराम से आंख बंद करके, आंख खोल करके पढ़ें। आलती पालती बंद करें और आंख खोल करके आराम से पढ़ें। चलिए, क्लियर। रीट लेवल 2 की आप बात कर रहे हैं तो कंप्लीट सिलेबस परीक्षा ऐप पर आपको मिलेगा। परीक्षा एप्लीकेशन पर कंप्लीट सिलेबस रीट के लिए आपको दिया जा रहा है पेड कोर्स के अंदर। और यहां जब हम देख रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो में आज सौर मंडल के बारे में, यानी कि आप सौर मंडल आज की क्लास में सीख रहे हैं। सौर मंडल में हम लोग एक ट्रिक पढ़ते हैं दोस्तों, सूर्य से दूरी के आधार पर। ठीक है, सूर्य से क्रम के आधार पर पढ़ते हैं, ऑर्डर फ्रॉम सन। तो एक ट्रिक पढ़ते हैं, ये एनसीईआरटी ने ये ट्रिक दी है तो मैं उसी ट्रिक को लिखा देता हूं, नई ट्रिक बनाने का तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ट्रिक जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करेगी। माई वेरी एफिशिएंट, एफिशिएंट को एनर्जेटिक कर लेते हैं, माई वेरी एनर्जेटिक मदर, भाई हमारी माओ में बहुत ऊर्जा होती है। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब इसका मतलब क्या है? हिंदी में तो मतलब यह है कि मेरी बहुत ऊर्जावान मां ने, जस्ट यानी अभी अभी, सर्व करने का मतलब होता है परोसना, अभी अभी हमें सर्व किए हैं। क्या सर्व किए हैं? नट्स। नट्स में बादाम, अखरोट, मूंगफली वगैरह आते हैं। तो माई से बनता है दोस्तों मरकरी। माई से क्या बनता है? सबसे पहले मरकरी। मरकरी को बोलते हैं बुध। ठीक है, वेरी से बनता है दोस्तों वीनस। वीनस को क्या बोलते हैं? शुक्र। ठीक है, ई को बोला जाता है अर्थ। अर्थ को क्या लिखते हैं? पृथ्वी। अब इंग्लिश हिंदी दोनों में ही पढ़ना पड़ेगा। मदर को बोलते हैं दोस्तों आपके क्या? मार्स। मार्स मतलब मंगल। ठीक है,
और जस्ट का मतलब है जुपिटर, जुपिटर मतलब बृहस्पति, बृहस्पति। और सर्वड का मतलब होता है सैटर्न, और सैटर्न का मतलब क्या है बताओ, शनि। और अस का मतलब है यूरेनस, यूरेनस को बोल दिया है अरुण, ठीक है। और नट्स का मतलब है नेपच्यून, और नेपच्यून का मतलब हो गया वरुण, ठीक है। तो ये ट्रिक एनसीईआरटी ने ही लिखी है, क्या, माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, हमारी बहुत एनर्जेटिक माँ ने हमें क्या दिए बताओ, हमें नट्स दिए। उसे हिंदी में मतलब नहीं है, इंग्लिश ही पढ़ना है। माई मतलब मरकरी, वेरी मतलब वीनस, एनर्जेटिक मतलब अर्थ, मदर मतलब मार्स, जस्ट मतलब जुपिटर, सर्व्ड मतलब सैटर्न, अस मतलब यूरेनस, और नट्स मतलब नेपच्यून। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ें। क्लियर? चलिए ओके, ठीक है। ओके, अब दोस्तों आगे समझते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आकार के हिसाब से बढ़ते घटते क्रम में बताएं, आकार के हिसाब से। तो आकार के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है बताइए, बृहस्पति है। आकार के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है बताइए, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आप जाएंगे शनि, बृहस्पति शनि, शनि के बाद अरुण और वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये चार आप देख रहे हैं। उसके बाद पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, ओके, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, ठीक है। ये आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा किसका, साइज का। सबसे बड़ी जो साइज है, लार्जेस्ट जो साइज है वो किसकी है बताओ, वो आपके बृहस्पति की है। और बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बताइए, बुध है। इनके बारे में अभी एक दो क्लासेस हमें और लेनी है तो बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये ऑर्डर है साइज का। सबसे बड़ा कौन सा है बताइए, बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है बताइए, बुध है। इंग्लिश में इनकी ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। रीट लेवल 2 का कंप्लीट सिलेबस यहां पर नहीं होगा, यहां पर केवल कुछ टॉपिक्स होंगे। बाकी का जो कंप्लीट पेड कोर्स है साइंस का वो आपको परीक्षा एप्लीकेशन पर मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों पहले एक ग्रह और था प्लूटो। इस प्लूटो को भी क्या माना जाता था, ग्रह माना जाता था। प्लूटो को भी ग्रह मानते थे। और टोटल ग्रह कितने थे उस समय, टोटल ग्रह, ठीक है, वो कितने थे, 9 थे। लेकिन दोस्तों अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की एक बैठक हुई। और ये बैठक हुई थी 2006 में। यहां पर दोस्तों एक तो था प्लूटो, एक था 2003 UB313, इस ग्रह का नाम था, ठीक है। ये भी एक पिंड है, क्लियर। एक था साइरस, सीरस या साइरस बोलते हैं। इन तीनों को ग्रह नहीं मानकर इन तीनों को बोने ग्रह नाम दिया गया था। क्या बोलते हैं इनको, बोने ग्रह, है ना, ड्वार्फ प्लैनेट्स, बोने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो इनको अब ग्रह नहीं मानते, इसलिए अब कितने ग्रह पढ़ते हो आप, 8। तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने कब बैठक की बताइए, अगस्त 2006 में ये बैठक हुई। और इस बैठक में प्लूटो को लिस्ट से निकाल दिया। प्लूटो के अलावा एक नाम और याद रखिएगा, प्लूटो के अलावा एक नाम और याद रखिएगा, 2003 UB313, ठीक है। तो ये जो प्लेनेट है आपका, इसको भी क्या मान दिया गया था, बोने ग्रह के अंदर रख दिया गया था। और बोने ग्रह के अंदर रख दिया गया था। तो यहां आप प्रॉपरली इन चीजों के बारे में समझ रहे हैं, समझ सकते हैं। चलिए बात समझ में आ गई यहां तक। अब बात करते हैं दोस्तों। तो आई थिंक सो समझ में आपको जानकारियां आ रही होगी। मैं एक बार पहली क्लास से आपको रिपीट कर देता हूं चीजों को। देखिए दोबारा से समझा देता हूं
कि भाई सौर मंडल सोलर परिवार में सूर्य आता है, 8 ग्रह आते हैं, खगोलीय पिंड आते हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, एस्टेरॉइड्स वगैरह की बात की जाती है। और सौर परिवार का मुखिया किसे कहते हैं बताइए? सूर्य को कहते हैं। और सूर्य एक क्या है? तारा है। फिर हमने बात की दोस्तों कि रात्रि में आकाश में देखने पर जो पिंड आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं उन्हें खगोलीय पिंड बोला जाता है। और खगोलीय पिंडों में जो बहुत बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, जिनका तापमान ज्यादा होता है, ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, और गैस के बने होते हैं, इन सबको तारे कहते हैं। और जो तारों के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ठीक है। आगे जब हम लोगों ने बात की तो हमने देखा दोस्तों कि आकाश में जो विविध आकृति के आपके तारे होते हैं उनको नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। नक्षत्र मंडलों में सबसे इंपॉर्टेंट अर्सा मेजर या बिग बियर है। और अर्सा मेजर के अंदर आप सप्तऋषि मंडल के बारे में बात करते हैं। सप्तऋषि मंडल में 7 तारों का एक समूह है। और ये 7 तारों को जब मिलाकर आप सीधी रेखा में मिलाएंगे तो आपको उत्तर दिशा के अंदर कौन सा तारा देखने को मिलेगा? ध्रुव तारा देखने को मिलेगा दोस्तों, ध्रुव स्टार, ठीक है। ये स्टार जो है ये उत्तर दिशा की तरफ ही उगता है, तो ये दिशा का पता हमें लगवाता है, ठीक है। आगे जब हम बात करते हैं तो हम समझ रहे हैं एक के बाद एक पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। प्लेनेट शब्द जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के प्लेनेटल से आया, जिसका मतलब होता है रिवॉल्विंग, घूमने वाले। और तारे जो होते हैं उनके चक्कर लगाते हैं, तारों के प्रकाश से चमकते हैं और दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाई जाता है तो दोस्तों सबसे नजदीक कौन चक्कर लगा रहा है? बुध। जो सबसे नजदीक चक्कर लगाएगा उसकी जो डिस्टेंस है वो कम है, तो उसका आवर्तकाल जो टाइम ऑफ रिवॉल्विंग है वो भी क्या रहेगा बताइए? कम रहेगा, ठीक है। तो आवर्तकाल 88 डेज है दोस्तों किसका? बुध का। और जो सबसे ज्यादा दूरी पर है वरुण, इसका जो टाइम ऑफ रिवॉल्विंग है वो आपका 164 ईयर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन चारों को इंटरनल प्लेनेट कहते हैं। ये चट्टानों के बने हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो है वो किसके बने हुए हैं बताइए? ये आपके गैसें और लिक्विड इन पर ज्यादा पाए जाते हैं इनके एटमॉस्फेयर में। और इनको बाहरी ग्रह के नाम से जाना जाता है, सौरमंडल के बाहरी ग्रह, ठीक है। क्लियर? यहां तक बात आपके समझ में आई? फिर हमने रिपीट किया दोस्तों किसके बारे में? हाँ, एक ट्रिक हमने पढ़ी। सूर्य से क्रम के आधार पर माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, हमारी जो मां है वो बहुत एनर्जेटिक है और उसने हमें नट्स दिए, लेकिन हमें ऑर्डर में ही पढ़ना है। माई फॉर मरकरी बुध, वेरी फॉर वीनस शुक्र, ई फॉर अर्थ पृथ्वी, मार्स फॉर मंगल, है ना, जुपिटर, ओके, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी क्या दोस्तों? वरुण। ये अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन, ठीक है। नेक्स्ट जो बात हमने की थी वो पढ़ी थी दोस्तों कि साइज के बेस पर, शेप के बेस पर सबसे पहला सबसे बड़ा जुपिटर के बाद सैटर्न, शनि, उसके बाद अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, पृथ्वी आपके अर्थ, शुक्र आपके क्या है? वीनस, मंगल आपके क्या है? मार्स और बुध आपका सबसे छोटा, ठीक है। तो घटते क्रम के हिसाब से पृथ्वी का नंबर कौन सा है बताइए? पृथ्वी का नंबर 5वां है, ठीक है। साइज में, है ना, साइज में आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी साइज के अकॉर्डिंग पृथ्वी कौन से नंबर पर है, तो 5वें नंबर पर है, ठीक है भाई। सबसे पहले कौन है बताइए? आपका जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद आपका यूरेनस, नेपच्यून और अर्थ। बोली बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने चीज समझी, क्या समझी बताइए? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्लूटो को पहले ग्रह मानते थे, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अगस्त 2006 में कोई मीटिंग की और उस मीटिंग में प्लूटो 2003 यूबी 313 और साइरस, इनको क्या नाम दे दिया? ड्वार्फ प्लैनेट्स, इनको बोने ग्रह के नाम से डिनोट कर दिया। तो ये रिपीटेशन हम लोगों ने किया और ये रिपीटेशन करके हम लोग शायद बहुत कुछ जानकारियां समझ पाए हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सूर्य की बात करने वाले हैं, सन। एक एक चीज को प्यार से पढ़ेंगे दोस्तों। सन, सूर्य। दोस्तों सूर्य की पृथ्वी से जो दूरी है, पृथ्वी से दूरी, इसको हम लोग एवरेज मानकर चलते हैं लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग कितनी मानकर चलते हैं? 15 करोड़ किलोमीटर मानकर चलते हैं। अब दोस्तों सूर्य अपने आप में बहुत बड़ा है। सूर्य का जो व्यास है, जो डायामीटर है, सूर्य का जो व्यास है वो है दोस्तों आपके पास लगभग 13,92,000 किलोमीटर। ये डायामीटर है दोस्तों सूर्य का। सूर्य के सतह का जो ताप है,
सतह का जो ताप है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर। और अंदर का जो ताप है, अंदर, ठीक है, अंदर का जो ताप है, क्लियर, जो सेंटर है उसका जो ताप है लगभग 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड आप पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात हम सूर्य के बारे में, दोस्तों सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ वर्ष है, लेकिन इसका निकटतम बिंदु और सबसे दूर स्थित बिंदु, मतलब मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो 15 करोड़ तो एवरेज है, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 14.70 करोड़ है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना भाई, एक किनारा नजदीक होता है। जैसे बात करें ये पृथ्वी है, ठीक है, अब पृथ्वी ऐसे सूर्य है, तो एक तो ये डिस्टेंस होगी, एक ये डिस्टेंस होगी, ऐसे करके, ठीक है, तो इस तरह से मैनेज किया जाता है। ओके, तो सबसे निकटतम जो आपकी डिस्टेंस है वो आपको क्या मिलेगी दोस्तों, वो आपको देखने को मिलेगी 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। और जब आप मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करेंगे तो मैक्सिमम 15.21 करोड़ किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका क्या लेंगे आप, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो पहला पॉइंट पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, डायामीटर जो है वो आपका 13,92,000 किलोमीटर है, सतह का ताप लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, अंदर जो है वो लगभग 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड है। पांचवे की अगर आप बात करते हैं, पांचवा पॉइंट सूर्य को लेकर, तो सूर्य क्या है बताओ, एक स्टार है, एक तारा है, और सूर्य का जो द्रव्यमान है दोस्तों वो है 2 × 10⁻30 kg, है ना। सूर्य का जो द्रव्यमान है वो कितना है बताइए, 2 × 10⁻30 kg, 2 × 10⁻30 kg इसका क्या है दोस्तों, द्रव्यमान है। हाइड्रोजन इसके वातावरण में सबसे ज्यादा है, लगभग 71%, क्लियर, और जो हीलियम है वो सेकंड नंबर पर है, लगभग 26%, आई थिंक सो। ठीक है, तो सूर्य का जो वायुमंडल है, सूर्य के वायुमंडल की अगर आप बात करते हैं तो लगभग 71% हाइड्रोजन गैस है, और हीलियम जो है वो 26% है। क्लियर। सूर्य जो है पूरे सौर मंडल की ऊष्मा का और ऊर्जा का, प्रकाश का अकेला स्रोत है, यानी कि सूर्य जो है वो सोलर फैमिली की लाइट और सोलर फैमिली की हीट का अकेला सोर्स है। और सूर्य किस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पादन करता है, इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य पर जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है, तो आप इसे कह देते हैं न्यूक्लियर फिजन, इसे नाभिकीय संलयन के नाम से, सॉरी न्यूक्लियर फिजन नहीं कहेंगे, इससे न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्यूजन। ठीक है, नाभिकों का जुड़ना, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा यह क्रिया आपकी कंट्रोल होती है। तो आई थिंक सो चीजें आपके समझ में आ रही होगी। चलिए, बिल्कुल जीरो टू हीरो ही पढ़ रहे हैं हम लोग, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। सूर्य की बात हम लोगों ने की दोस्तों, सूर्य के बारे में हम लोगों ने समझा कि सूर्य का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो आपका लगभग 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड है, और सतह का जो तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। निकटतम दूरी, मैक्सिमम दूरी आपको बता दी। ठीक है, सूर्य से चला हुआ जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में, सूर्य से चला हुआ जो प्रकाश है उसकी बात करने वाले हैं। क्लियर। सूर्य से पृथ्वी तक जब लाइट आती है तो इसके अंदर प्रकाश को पहुंचने में जो टाइम है लगभग 8 मिनट, क्लियर, और 16.6 सेकंड यहां तक लगते हैं, है ना, लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड की बात कर सकते हैं। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों सूर्य के बारे में कि दोस्तों जब सूर्य के ग्रह चक्कर लगाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन लगाएगा, बुध लगाएगा। ठीक है, उसके बाद शुक्र लगाएगा, उसके बाद क्या लगाएगी, पृथ्वी लगाएगी, पृथ्वी के बाद कौन लगाएगा बताइए, पृथ्वी के बाद लगाएगा आपका मंगल लगाएगा, मंगल के बाद बृहस्पति लगाएगा, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद सबसे दूर कौन चक्कर लगाएगा बताइए, वरुण लगाएगा। अब काम की बात जो आपको बताने वाला हूं कि सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाए जाते हैं तो दोस्तों शुक्र और अरुण जो है ये पूर्व से किधर की तरफ चक्कर लगाते हैं, पश्चिम की तरफ लगाते हैं, शुक्र और अरुण। ठीक है, शुक्र और कौन, अरुण, ये किधर चक्कर लगाते हैं बताइए, पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जो बाकी के हैं बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये किधर चक्कर लगाते हैं बताइए, ये चक्कर लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर।
याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखना कि दो ग्रह ऐसे हैं जो अन्य सभी ग्रहों से उल्टा चक्कर लगाते हैं, एक है सूर्य, एक है शुक्र, और दूसरा कौन सा है बताइए, अरुण। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि भाई शुक्र और अरुण ये दोनों चक्कर लगाते हैं अपोजिट, ठीक है, अपोजिट चक्कर लगाते हैं। तो ये बात विशेष रूप से आपको क्या रखनी है बताइए, ध्यान रखनी है। शुक्र और अरुण जो है वो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, अन्य सभी ग्रह जो है वो आपके पश्चिम से कहां चक्कर लगाते हैं, पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, इज दैट क्लियर। आगे बात करने वाले हैं, आगे बहुत सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। तो ये बात हमने किसके बारे में की है बताओ, सूर्य के बारे में सबसे पहले बातें की है कि भाई सूर्य जो है, इसकी बात करी हमने कि सूर्य को लाइट पहुंचाने में पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड का टाइम लगता है एवरेज, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाते हैं तो सूर्य, शुक्र और अरुण इनका चक्रण अलग दिशा में होता है, बाकी अदर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका जो चक्रण है वो अलग दिशा में होता है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात हम लोग करने वाले हैं दोस्तों किसकी, बुध की बात करने वाले हैं, मरकरी की बात करने वाले हैं दोस्तों, मरकरी की बात करेंगे। सबसे छोटा ग्रह है भाई, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, ठीक है, क्लियर। परिक्रमण काल आपको बता चुका, सूर्य का जब ये परिक्रमा लगाता है, सूर्य का जब परिक्रमण करता है तो सूर्य का जो परिक्रमण काल है इसका वो कितना है बताइए, 88 डे है, जो कि सभी ग्रहों के अंदर क्या है बताइए, मिनिमम है। दोस्तों सूर्य की अगर आप, बुध की अगर बात करेंगे तो बुध पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो बुध पर जीवन की संभावना भी नहीं है, ठीक है। बुध का कोई उपग्रह भी नहीं है ना। देखिए समझिए, उपग्रह, उपग्रह किसको बोला जाता है, सैटेलाइट को, तो समझिएगा, है ना, उपग्रह भी नहीं है। याद रखिएगा, ग्रह के, देखो सूर्य के तारे के जो चक्कर लगाए, तारे के जो चक्कर लगाएगा, तारे के जो चक्कर लगाएगा उसे क्या कहेंगे, ग्रह, प्लेनेट, और ग्रह के जो चक्कर लगाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उपग्रह, ठीक है। तो प्रत्येक तारे के बहुत सारे क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, और हर ग्रह के कुछ जो चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं। जरूरी नहीं है हर ग्रह के उपग्रह हो, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, ठीक है। तो जनरली उपग्रहों को चंद्रमा भी कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं किस ग्रह का चंद्रमा नहीं है, तो बुध का कोई चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा मतलब जैसे पृथ्वी का चंद्रमा क्या है, सैटेलाइट, ऐसे मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुध के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक पाया जाता है, सूर्य का परिक्रमण काल जब चक्कर लगाता है 88 डे है इसका, क्लियर। वायुमंडल यहां पर पाया नहीं जाता, जीवन की कोई संभावना यहां पर है नहीं, उपग्रह इसका कोई होता नहीं है। अब तारे के जो चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, और ग्रह के जो चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। कई बार उपग्रह की जगह नाम दिया जाता है चंद्रमा, तो ये भी कह सकते हैं कि बुध का कोई चंद्रमा नहीं होता, बुध का कोई चांद नहीं है। पृथ्वी का चांद है चंद्रमा, लेकिन बुध का कोई भी चांद नहीं है, बुध का कोई भी चंद्रमा नहीं है। बात समझ में आ गई, चलिए क्लियर, यहां तक बात क्लियर हुई आपके। कोई वायुमंडल नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, जीवन भी यहां पर नहीं पाया जाता, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम दोस्तों अगला जो पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं शुक्र। शुक्र को बोला जाता है वीनस। शुक्र को दोस्तों भोर का तारा, शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं, शाम को दिखाई देता है, ठीक है। भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका आकार, इसका घनत्व और इसकी क्वालिटीज लगभग सब पृथ्वी के समान है और नजदीक भी है, क्लियर, पृथ्वी के समान है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं
कि भाई शुक्र की बात कर रहे हैं, वीनस जिसको आप भोर का तारा, सांझ का तारा कह रहे हैं, पृथ्वी की बहन या क्या कहते हैं इसे, भगनी कहते हैं, बहन भगनी को ही बोला जाता है। आकार और घनत्व में क्या है दोस्तों, पृथ्वी के समान है। अगर शुक्र के वायुमंडल की बात करें तो शुक्र के वायुमंडल में दोस्तों मोस्टली क्या है, वायुमंडल में मोस्टली शुक्र के एटमॉस्फेयर में मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी। शुक्र के एटमॉस्फेयर में आपको मोस्टली क्या देखने को मिलेगी दोस्तों, आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा आगे बात करें दोस्तों कि शुक्र को पृथ्वी और सूर्य के बीच का अंतर्ग्रह कहते हैं, अंतर्ग्रह, क्लियर। जैसे बुध को और शुक्र को पृथ्वी और सूर्य के बीच का क्या कहेंगे, अंतर्ग्रह। क्यों, क्योंकि ये किस किस के बीच में पाए जाते हैं, ये पृथ्वी और सॉरी उल्टा लिख दिया ऐसे, है ना, ठीक है, ऐसे ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए बुध को और शुक्र को पृथ्वी का क्या बोला जाता है, अंतर्ग्रह बोला जाता है, इंटरनल प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर। तो वीनस को सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक चीज और आपको समझा देता हूं, ठीक है, क्या समझेंगे हम लोग कि जब आप बात करें कि भाई पृथ्वी की बहन किसे बोला जाता है, आगे मैं कुछ ट्रिक भी आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, आगे चल के कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हम लोग समझेंगे। तो अभी आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या समझा, आज की क्लास में हम लोगों ने शुक्र तक स्टडी कर ली है। अब कल की क्लास जो हमारी चलेगी, कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, सबसे पहले पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, पानी है। और अभी तक हम लोग सौर मंडल में से केवल एक ही ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना बताते आए हैं, तो वो कौन सा है दोस्तों, पृथ्वी है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का 70% भूभाग आपका पानी से भरा हुआ है, और पानी प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। पृथ्वी दोस्तों अकेला ग्रह जो कि जीवन की संभावनाओं से युक्त है, तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जीवन की संभावना वाला ग्रह, जहां पर जीवन पाया जा रहा है, जहां पर बहुत सारे सजीव यहां पर विद्यमान है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पृथ्वी की बहन आप किसे कह रहे हैं दोस्तों, शुक्र को कह रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जिन ग्रहों का चक्रण विपरीत है दोस्तों, शुक्र और अरुण का क्या है, चक्रण विपरीत है, तो शुक्र और अरुण पर आपको उल्टी कंडीशंस देखने को मिलेंगी अन्य ग्रहों की तुलना में। शुक्र और अरुण की जब बात करेंगे तो दोस्तों इनका जो सूर्योदय है वो कहां से होगा, पश्चिम से होगा, सूर्योदय पश्चिम से होगा। ठीक है, और सूर्यास्त कहां पर होगा, सूर्यास्त यहां पर होगा इनका पूर्व में, उल्टा चलेगा। ठीक है, और जो अन्य ग्रह है, जैसे पृथ्वी की बात करें, बृहस्पति की बात करें, शनि की बात करें, अरुण की बात करें, अरुण तो आ गया ना, ठीक है, वरुण की बात करें, क्लियर, बुध की बात करें, तो ये जो आपके ग्रह हैं इनका जो सूर्योदय होगा वो किधर होता है बताइए, पूर्व में होता है, सूर्य पूर्व की तरफ होता है। लेकिन जो सूर्यास्त है इनका किधर की तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा। ठीक है, तो अपोजिट ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि चक्रण अपोजिट है, तो ये कंडीशन भी आपकी अपोजिट होने वाली है। ठीक है,